सेकेंड ईयर क्लास। आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। और बेटे ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी है। तो इसमें हम देखेंगे कि किडनीज़ जो हमारे गुर्दे होते हैं वो क्या फंक्शन यानी क्या काम परफॉर्म करते हैं। जी तो बेटा जो किडनीज़ हैं उनका काम किडनी के अंदर मौजूद नेफ्रॉन ने करना होता है। हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी और उसका काम भी क्या था, यही किडनी का जो काम होता है ना यूरिन बनाना, वो नेफ्रॉन ही करते हैं। सो अब किडनीज़ का काम क्या होता है बेटे? किडनी का काम होता है यूरिन बनाना। और यूरिन कैसे बनाया जाता है? किडनीज़ हमारे ब्लड को साफ़ करके उससे जो गंदा मटेरियल निकलेगा उसे यूरिन बनाएंगे। तो ब्लड में से क्या गंदा मटेरियल निकल सकता है? डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्टीज़ होते हैं जो वेस्ट पैदा होती है हमारी बॉडी के अंदर। और अगर एक्स्ट्रा वाटर है, अगर हमने पानी ज़्यादा पी लिया तो ब्लड के अंदर वो पानी स्टोर नहीं करेंगी बॉडी। एक्स्ट्रा जो होगा उसको वेस्टेज के साथ मिलाकर निकाल दिया जाएगा और इसी को हम यूरिन बोलते हैं। तो हमारी किडनीज़ क्या करेंगी? ब्लड में से ये चीज़ें निकाल के यूरिन बना देगी। जी तो बेटा किडनीज़ फिल्टर मेटाबॉलिक वेस्टेज एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम ब्लड। ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्ट निकालना और एक्स्ट्रा पानी निकालना है किडनीज़ ने, एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और बेटे यूरिन की शक्ल में उसको बॉडी से एक्सक्रीट करना यानी निकालना, ये भी किडनी का ही काम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किडनी के फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ये लाइनें पढ़ लेनी है एक बार। मेन चीज़ है कि ये जो यूरिन फार्मेशन है ना, ये 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बेटे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ही मज़ीद 2 नाम हैं। दूसरा नाम होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, और ये पहला स्टेप है यूरिन फार्मेशन के अंदर। और तीसरा नाम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके जी तो बच्चे ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है जो कि ब्लू आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। और ये जो रेड है ये उसमें आने वाली ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज़ हैं। तो किडनी के अंदर ही होते हैं ना ये नेफ्रॉन, ये सारी स्ट्रक्चर। तो बहरहाल ये हमने पढ़ा था, ये वुमेन्स कैप्सूल होता है, ये कप शेप स्ट्रक्चर ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर आता है अफेरेंट आर्ट्रियोल। ओके, और जब वो एंटर करता है कैप्सूल में तो वो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड होता है और उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, बेसिकली जो कि कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है। और जब वो इस कैप्सूल से बाहर निकलता है तो उसका क्या नाम होता है? एफरेंट आर्ट्रियोल। सो अब मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाता हूँ बच्चे, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ना वो वाइड है, थोड़ा खुला है, यहाँ पे लिखा भी है वो वाइड है। और जो बाहर निकल रहा एफरेंट आर्ट्रियोल है ना वो थोड़ा नैरो होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे साइज़ का है और ये बड़े साइज़ का। इससे क्या होगा? इससे ज़्यादा ब्लड आ सकेगा अंदर और बाहर जाने वाला ब्लड थोड़ा होगा, जिसकी वजह से इस ग्लोमेरुलस के अंदर हमेशा ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहता है। हमेशा ब्लड का प्रेशर क्या रहेगा? ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ना ब्लड में से काफ़ी चीज़ें छोड़ जाएंगी ब्लड वेसल को और वो इस वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी। वो चीज़ों के नाम हम रीडिंग में कर लेते हैं, लेकिन याद रखें कि जो ब्लड अंदर आता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि अंदर आने वाला रास्ता अफेरेंट आर्ट्रियोल वाइड है, खुला है। और जो ब्लड बाहर जाता है वो थोड़ा ब्लड होता है, क्योंकि बाहर जाने वाला रास्ता एफरेंट आर्ट्रियोल नैरो यानी तंग है। ठीक है, तो बाहर जाने वाला रास्ता तंग और अंदर आने वाला रास्ता ज़्यादा। तो ब्लड इस ग्लोमेरुलस के अंदर ज़्यादा प्रेशर वाला होगा। ज़्यादा ब्लड रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर भी लगाएगा ना। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड में से काफ़ी चीज़ें ब्लड को छोड़ देंगी और बेटे वो इस नेफ्रॉन के अंदर आ जाएंगी। तो ये नेफ्रॉन के अंदर चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब वो चीज़ें मैंने बताया, मैं पढ़ लेता हूँ। जो ये चीज़ें यहाँ पर इस कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी ना ब्लड में से, उन मटीरियल को, उन चीज़ों को कलेक्टिवली नाम देते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो चीज़ें आ गई हैं इस कैप्सूल में से इस ग्लोमेरुलस को छोड़ के, ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज़ का नेटवर्क है उसको छोड़कर इस कैप्सूल के अंदर जो भी चीज़ें आ गई उनका क्या नाम रखेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम रखेंगे। और ये चीज़ें क्यों आई हैं? क्योंकि ब्लड का यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। जी तो कहता है द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज़ अ फिजिकल प्रोसेस नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन।
द एफरेंट आर्ट्रियोल इज़ नैरो, मैंने आपको देखा है ना, एफरेंट तंग होती है, देन आफरेंट आर्ट्रियोल। जो अफेरेंट आर्ट्रियोल होती है वो खुली होती है और एफेरेंट आर्ट्रियोल तंग होती है। ड्यू टू दिस डिफरेंस, इस फ़र्क की वजह से, द ब्लड विद इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रिमेन्स अंडर रिलेटिवली हाई प्रेशर। तो कहता है इस फ़र्क की वजह से इन ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड ज़्यादा प्रेशर में ही रहता है। सो दिस हाई प्रेशर इन ग्लोमेरुलस फोर्सेस वाटर, ये वो सारी चीज़ें जो मैं बता रहा था ना, मैं पढ़ा देता हूँ। वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन और वेरियस साल्ट, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे साल्ट जो हैं ये बेटे ब्लड को छोड़ देते हैं और ये बुमेन्स कैप्सूल के अंदर मूव कर जाते हैं। बुमेन कैप्सूल जो साथ वाला कप शेप स्ट्रक्चर है ना, और यहाँ पर कहता है अबाउट 20% यानी 1/5, पाँचवा हिस्सा जो है ना, फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड के फ्लूइड पोर्शन का, फिल्टर इनटू द वुमेन्स कैप्सूल एंड इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी जो चीज़ें यहाँ पर आई हैं जिसको क्या नाम रखा हमने, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो इस कैपिलरीज़ के अंदर आने वाले ब्लड का 20% होता है। यानी इस कैपिलरी के अंदर जितना भी ब्लड आ रहा है ना, उसका जितना भी 20% बनता है, 1/5 हिस्सा, ठीक है, वो चला जाता है इस वुमेन कैप्सूल के अंदर, और उसका क्या नाम रखते हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसका नाम रखते हो। अब बच्चे देखिएगा, ब्लड के अंदर एक पोर्शन होता है ना जिसको आप ब्लड का प्लाज्मा वाला पोर्शन कहते हो, एंड इसके अंदर प्रोटीन होती है। तो एग्जांपल है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। और ब्लड के अंदर तो ब्लड सेल्स भी होते हैं, लेकिन वो टू लार्ज, ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी हैं टू पास थ्रू द कैपिलरी वॉल, कि वो कैपिलरी वॉल में से नहीं गुजरती। सो दी स्ट्रक्चर रिमेन इन द ब्लड, तो वो ब्लड में रहती है। यानी ज़हन में आपके सवाल आ सकता था ना कि यहाँ पर अंदर जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर तो प्रोटीन भी होती है, काम की चीज़, उसके अंदर तो ब्लड सेल्स भी होते हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी आ जाएं इधर नेफ्रॉन के अंदर। तो वो क्यों नहीं आते, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है। जबकि ये जो सारी चीज़ें जो मैंने आपको गिनाई, जिसमें वाटर यहाँ पर आ रहा है, यूरिया आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, अमाइनो एसिड आ रहा है, विटामिन, ये छोटे साइज़ के होने की वजह से फिल्ट्रेट बन जाते हैं। जी तो बच्चे अभी स्टेप नंबर 2 देखते हैं, जिसका नाम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखिए नाम से जाहिर है, सिलेक्टिव यानी चुन चुन के, चीज़ों को चुन चुन के, रीअब्जॉर्ब करना यानी दोबारा से जज़ब कर लेना। जी बच्चे बात सुने, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, जो ये वाली सारी ट्यूब है, उसके बाद ये है लूप ऑफ हेनले, जो कि ऐसे यू शेप नीचे स्ट्रक्चर है, और उसके बाद है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि बेसिकली ये सारी, इनका कलेक्टिव नाम होता है रीनल ट्यूब्यूल। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं, जिसमें ये तीनों स्ट्रक्चर बेसिकली आ रही होती हैं। ऑलराइट, सो अब क्या होगा, देखें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब ब्लड में से इसके अंदर जो चीज़ें गई हैं ना, जो इस कैप्सूल के अंदर, उनमें काफ़ी चीज़ें काम की हैं। जैसा कि काफ़ी ज़्यादा पानी चला जाता है, इतना ज़्यादा पानी हमने लॉस करना नहीं है हमारी बॉडी ने। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल्ट्स भी हैं, फिर ग्लूकोज भी चला गया है, ठीक है, अमाइनो एसिड भी चले गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें गई हैं, काफ़ी चीज़ें गई हैं ब्लड से इस कैप्सूल के अंदर। तो आप कहेंगे पहले ही नहीं जाती, फिर वो इसलिए गई थी कि ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से सारे छोटे मॉलिक्यूल चले गए, उनमें काम के मॉलिक्यूल भी थे। तो अब जो काम के मॉलिक्यूल है ना, वो इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड, इन तीनों में से वापस रीअब्जॉर्ब होके इन ब्लड कैपिलरी के अंदर आएंगी। और आपको याद होगा इन ब्लड कैपिलरी का हमने नाम क्या रखा था, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज इनका नाम है। सो अब इन कैपिलरीज, ठीक है, अब इन सारी स्ट्रक्चर यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले, इनमें से जो काम की चीज़ें हैं जो नेफ्रॉन की इन ट्यूब्स में आ गई हैं, उनको रीअब्जॉर्ब करवा के दोबारा ब्लड के अंदर डालना है, ताकि वो बॉडी से बाहर यूरिन की शक्ल में ना निकल आए। क्योंकि बेटे जो नेफ्रॉन में रह गई ना चीज़, वो फाइनली यूरिन बन जाएगी और वो बॉडी से ज़ाया होकर निकलेगी। जी तो देखें, कहता है द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स नॉट ओनली वेस्टेज, इस फिल्ट्रेट के अंदर सिर्फ वेस्टेज नहीं होते, बट ऑल्सो वाइटल न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़, और काम की चीज़ें, वाइटल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी लूज़ नहीं कर सकती। अब इनको दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा। सो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच यूजफुल मटीरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल
मैंने बताया ना, इन तीनों चीज़ों को रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं, नेफ्रॉन की तीनों चीज़ों को। तो इस रीनल ट्यूब्यूल से चीज़ें उठा ली जाएंगी बैक इनटू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं इसमें वापस रीअब्जॉर्ब करवा ली जाएगी। अब हम आगे समझते हैं जी। तो बच्चे, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, ये वाली, इसमें सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है। कितनी? पानी या वाटर जो इसमें आ गया है वो 75% इस ब्लड के अंदर, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, 75%। सो ये MCQs आना है कि किडनी या नेफ्रॉन के कौन से पार्ट के अंदर रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होती हैं? आंसर इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। 75% वाटर और बाकी चीज़ें भी जिनको हम रीड करते हैं। कहता है मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन अक्कर्स इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है उसमें सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी। इन दिस रीजन, यानी इस हिस्से में, अबाउट 75% ऑफ द वाटर रिटर्न्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द कैपिलरीज। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट यानी जो मटेरियल है ना नेफ्रॉन के अंदर, उसको बोला था फिल्ट्रेट, वहाँ से 75% वाटर रीअब्जॉर्ब होकर किधर चला जाएगा? कैपिलरीज में चला जाएगा। और वाटर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जाता है ना। उसके अलावा बाकी चीज़ें भी जाती हैं, जैसा कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और साल्ट, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के साल्ट आ जाते हैं, आर रिटर्न फ्रॉम द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये भी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से रिटर्न किए जाते हैं ब्लड को, टू द ब्लड। और ये किस मेथड से? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद बच्चे, यहाँ पर प्रॉक्सिमल में पानी 75% रीअब्जॉर्ब हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अदर मटेरियल भी रीअब्जॉर्ब हो गए। तो फिर ये जो फिल्ट्रेट होगा, ये जो मटेरियल होगा, ये किधर मूव करेगा? लूप ऑफ हेनले में। बेटे, ये जो नीचे आने वाला है ना, ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लूप था। तो इसमें से भी जब फिल्ट्रेट ऐसे नीचे को मूव कर रहा है ना, तो इसमें से भी पानी रीअब्जॉर्ब होकर साथ वाली ब्लड कैपिलरी के अंदर ऐसे ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो पानी यहाँ भी रीअब्जॉर्ब होगा। सो कहता है एज द फिल्ट्रेट मूव्स फर्दर, ये फिल्ट्रेट आगे मूव करता है, मज़ीद आगे, तो मोर वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड, मज़ीद पानी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसकी जो नीचे आने वाली डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद बच्चे बारी आती है ऊपर जाने वाली लिम्ब की, जिसका नाम हम असेंडिंग लिम्ब रखते हैं। तो बात याद रखें, ये जो असेंडिंग लिम्ब की दीवारें होती हैं ना बेटे, ये पानी को गुजरने नहीं देती, तो हम इसका क्या नाम रखते हैं? वाटर इम्परमिएबल। वाटर इम्परमिएबल, जिसमें से पानी आ जा नहीं सकता। सो असेंडिंग लिम्ब की दीवारों में से पानी तो बाहर नहीं जा सकता ब्लड में, तो फिर जो बाकी चीज़ें हैं ना, साल्ट्स वगैरह, वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं असेंडिंग लिम्ब के अंदर। सो ये चीज़ हम देख लेते हैं। कहता है असेंडिंग लिम्ब, ऊपर जाने वाली लिम्ब, इम्परमिएबल टू वाटर, वो पानी को नहीं गुजरने देगी, बट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट आउट ऑफ द ट्यूब्यूल, लेकिन ट्यूब्यूल में से साल्ट को गुजार देती है। उसके बाद बच्चे, अगर हम डायग्राम में देखें ना, तो इसकी बारी आती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये वाली ट्यूब्यूल है, इसमें से भी कुछ पानी और कुछ साल्ट जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होकर साथ वाली ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी के अंदर चले जाएंगे। सो कहता है सम वाटर एंड साल्ट्स, कुछ पानी और कुछ साल्ट, ठीक है, आर रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो वो भी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड फाइनली हमारे पास आ जाती है ये कलेक्टिंग डक्ट। बेटे, ये आखिरी पाइप कह लें, और इसमें से भी पानी रीअब्जॉर्ब होना है इन ब्लड वेसल्स के अंदर। सो कलेक्टिंग डक्ट इज़ द फाइनल साइट फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ भी पानी रीअब्जॉर्प्शन होगा और ये आखिरी जगह होगी जी। तो बच्चे, अभी यूरिन बनाने का थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं, इसका नाम है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अच्छा, इसकी जो पहली बात है वही इसकी सारी स्टोरी है। कहता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इज़ ऑपोजिट टू रीअब्जॉर्प्शन, यानी अभी जो रीअब्जॉर्प्शन पड़ी है ना, उसके ऑपोजिट होती है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब बात को समझते हैं। मान लेते हैं कि इस ब्लड कैपिलरी के अंदर अभी भी कुछ ऐसे मटेरियल मौजूद हैं जो कि बॉडी के लिए वेस्ट है, ठीक है, तो उनको इन ब्लड वेसल में से निकाल कर ये साथ वाले जो ट्यूब्यूल्स होंगे, जैसा कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बड़ा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर,
तो ब्लड में से काम की चीज़ें निकालनी हैं और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डाल देनी है। इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। मैं दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पर सॉरी, मुझे लगता है मैंने काम की चीज़ें बता दी है पहले, नहीं। इन ब्लड में से जो वेस्ट चीज़ें, बात को सुनिएगा, अगर अभी भी ऐसी चीज़ मौजूद है ब्लड में जो वेस्ट है, उसको इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन के अंदर डाल देना है, जो कि बाद में यूरिन बन के बॉडी से बाहर निकलेगा। सो ज़हन में सवाल आता है कि ब्लड में अभी कैसे वेस्ट हो सकता है। यहाँ पर ब्लड में से चीज़ें निकली तो थी, तो बेटे यहाँ पर काम की चीज़ें भी तो गई थी ना, तो सिर्फ वेस्ट नहीं जाता, यहाँ पर सिर्फ होती है प्रेशर से फिल्ट्रेशन। प्रेशर की वजह से छोटे मॉलिक्यूल की फिल्ट्रेशन होती है बस। तो ये नहीं यहाँ पर देखा जाता कि कौन सी काम की चीज़ गई है और कौन सी बेकार चीज़ गई है। सो अगर इस ब्लड के अंदर अभी भी वेस्ट पड़ा हुआ है ना, तो उसको इन ट्यूब्यूल्स के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है, और किडनी की नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स के अंदर, और फिर वो यूरिन बन जाएगा। और किस ट्यूब्यूल के अंदर डाला जाता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। सो कहता है इन दिस प्रोसेस द एपिथेलियल सेल्स ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स होंगे दीवारों वाले, वो क्या करेंगे? टेक सम मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड, वो इस ब्लड वेसल जो कि इसके इर्द गिर्द है ना, सराउंडिंग है, उसमें से कुछ मटेरियल लेंगे एंड सिक्रीट देम इनटू द फिल्ट्रेट, और अंदर जो मटेरियल होगा जिसको हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं, वो मटेरियल उस फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिया जाएगा। जो सिक्रेटेड सब्सटेंसेस है ना, यानी जो मटेरियल डाला जाएगा, जो चीज़ें डाली जाएंगी ब्लड में से लेकर, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? उसमें बेटे हाइड्रोजन आइंस होंगे, अमोनियम होंगे, पोटाशियम आइंस होंगे और वेरियस मेटाबॉलिक टॉक्सिन होंगे, यानी ये सारे वेस्ट हैं। हाइड्रोजन आइन ब्लड से निकाल के किडनी के अंदर डाल दिए गए, नेफ्रॉन के अंदर डाल दिए गए। अमोनियम को भी ऐसा किया गया, पोटेशियम आइन भी ब्लड से निकाल लिए गए। और मेटाबॉलिक टॉक्सिन, अगर हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से टॉक्सिन्स पैदा होते हैं तो उसको भी निकाल दिया जाएगा। और ड्रग रेजिड्यू किसको बोलते हैं? कोई ड्रग इस्तेमाल किया और उसका बाकी बच जाने वाला हिस्सा, वो भी वेस्ट काउंट होगा। जैसा कि पेनिसिलिन एक ड्रग है, उसकी मिसाल ली है। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगेन ब्लड से निकाल कर इस ट्यूब्यूल के अंदर डाली जाएंगे। ऑलराइट, सो कहता है थ्रू ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन के ज़रिए जब हाइड्रोजन आइंस को हम सिक्रेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है ना हाइड्रोजन आइन, तो इससे क्या होगा? द किडनीज प्ले रोल इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस, यानी पीएच ऑफ द ब्लड। इससे बेटे ब्लड की जो पीएच है वो मेंटेन होगी, क्योंकि ब्लड में से जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन उनको निकाल लिया गया है और उसको इस नेफ्रॉन की ट्यूब्स के अंदर डाल दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्यूब कौन है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस सिलसिले में। ओके बच्चे, अब है एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन बन गया। आप देख सकते हैं कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं ये यूरिन को कलेक्ट कर लेती हैं, इसमें यूरिन बन गया है। अब हमने उसको एलिमिनेट करना है, बॉडी से निकालना है। फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन किधर जाएगा? यूरिन फ्लोज थ्रू द रीनल पेल्विस इनटू द यूरेटर। जी तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है, ये रीनल पेल्विस है, ये यूरिन को इकट्ठा करता है पूरी किडनी में से यूरिन को इकट्ठा करता है और फिर वो यूरिन को डाल देता है इस यूरेटर ट्यूब के अंदर। ओके, और किडनी में से ये यूरेटर जा रहा है, ये यूरेटर, और यूरेटर क्या करेगा? यूरिन को इस बैग के अंदर ले जाएगा जिसका नाम है यूराइनरी ब्लैडर। आपको याद होना चाहिए, मैंने बोला था कि ये यूराइनरी ब्लैडर बैग है जो कि बेसिकली मस्कुलर है, मसल का बना हुआ बैग है, जिसके अंदर यूरिन काफ़ी टाइम के लिए स्टोर रह सकता है, कुछ घंटों के लिए, यानी टेम्परेरीली। ठीक है, उसके बाद ये एक और ट्यूब है जिसका नाम है यूरेथ्रा, जो कि यूरिन को बॉडी से बाहर पास करवाएगी। जी, तो रीनल पेल्विस से यूरेटर में गया यूरिन, यूरेटर लीड्स टू यूराइनरी ब्लैडर, यानी वहाँ से ब्लैडर के अंदर यूरिन गया। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द ब्लैडर चूँकि मसल का बना है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा बार बार, इससे फोर्स लगाएगा यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, तो बेटा यूरिन बॉडी से बाहर चला जाएगा थ्रू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा ट्यूब से बाहर जाएगा। अब आगे एक एमसीक्यूज़ है कि जो नॉर्मल अडल्ट शख्स है ना, बंदा है, एलिमिनेट फ्रॉम 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन अ डे, यानी एक नॉर्मल अडल्ट कितना यूरिन बनाता है एक दिन में? 1 लीटर से 2 लीटर। लेकिन बच्चे ये जो अमाउंट है ना, हाईली वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि हर कोई 1 से 2 लीटर बनाएगा।
कुछ लोगों का यूरिन 1 लीटर से भी कम होगा, कुछ का 2 लीटर से भी ज़्यादा होगा, और ये चीज़ डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर्स के ऊपर। अब वो कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1, द मोर वाटर और हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स वी कंज्यूम। अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं या हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स यानी ऐसी चीज़ें जिनमें पानी हो, जैसा कि फल वगैरह खा लिए, पानी वाले फल, तो क्या होगा बच्चे? द हायर इज़ द यूरिन आउटपुट, ज़्यादा यूरिन आएगा। उसके अलावा अगर डाइट्स हम खाते हैं विद हाई साल्ट, यानी अगर हम पानी कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा साल्ट वाली डाइट खाएं, तो इससे क्या होगा? ट्रिगर वाटर रिटेंशन। इससे वाटर रिटेंशन होगी, यानी जो पानी होगा ना वो हमारी किडनी के अंदर ही रहेगा, वो किडनी से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एंड डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट, और बेटे इससे यूरिन कम बनेगा ना जब पानी अंदर ही रहेगा। उसके बाद है फिज़िकल एक्सरसाइज का फैक्टर। तो अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो ना, लीड्स टू वाटर लॉस थ्रू रेस्पिरेशन एंड पर्सपिरेशन। तो इससे बेटा देखें, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करने से आपका पानी लॉस होगा। कैसे? रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन क्या होती है? देखें, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो ग्लूकोज टूटता है। रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज का टूटना, C6H12 का, H12O6 का, ऑक्सीजन की मदद से। तो इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होगा। तो बेटे ये जो पानी है ये ब्रीदिंग के ज़रिए, सांस के ज़रिए हम हवा के साथ बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और ये कब होगा? जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज करोगे। और पर्सपिरेशन यानी पसीना, तो फिज़िकल एक्सरसाइज के दौरान पसीना भी आता है ना, और पसीना भी पानी को बाहर ले जाता है। विच जनरली डिक्रीज़ यूरिन वॉल्यूम। इससे बेटे क्या होगा? यूरिन कम आएगा, क्योंकि पानी लॉस हो रहा है इन चीज़ों से, पर्सपिरेशन से, रेस्पिरेशन से, तो फिर यूरिन कम आएगा। तो इस तरह से ये जो 1 to 2 लीटर की बात है ना, ये काफ़ी वेरिएबल है।